कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक रिटायर्ड सोल्जर को देखते हैं जो वॉर में अपने दोस्तों को खोने के बाद बहुत गहरे दुख और तनाव में जी रहा था। उसका दर्द इतना बढ़ गया था कि वो अपनी जान लेने का फैसला करता है। वो रिवॉल्वर में गोलियां भरता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि वो जिंदा बच जाता है। इसके बाद जॉन अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए शराब खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है। जैसे ही वो सामान लेकर निकलने वाला था, अचानक दो हथियारबंद लुटेरे स्टोर में घुस जाते हैं और स्टोर के मालिक से पैसे लूटने लगते हैं। जॉन इस हंगामे से बेफिक्र शॉपिंग करने में बिजी रहता है। तभी एक लुटेरा उसकी ओर बंदूक तानता है और उसे धमकाता है, लेकिन जॉन पीछे हटने की बजाय उसके सामने पत्थर की तरह खड़ा रहता है। वो कहता है, अगर गोली चलानी है तो मेरे सिर पर चलाओ ताकि सब जल्दी खत्म हो जाए। जल्द ही वो चोर समझ जाते हैं कि ये आदमी साइको है, लेकिन तब तक जॉन का सब्र जवाब दे चुका होता है। वो मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे बहुत मारता है। दूसरा लुटेरा चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे भी काबू में कर लेता है। वो उसे बुरी तरह पीटता है, लेकिन अपने भयानक अतीत को याद करते हुए उसे मारने की बजाय छोड़ देता है। जॉन लुटेरों से छीने गए पैसे स्टोर के मालिक को लौटा देता है और अपने लिए शराब लेकर घर वापस लौट आता है। घर पहुंचने पर उसकी मानसिक हालत और बिगड़ जाती है। वो घंटों तक एक्सरसाइज करता है, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से थकाने की कोशिश करता है। अगले दिन उसकी बहन सिंडी उसे मिलने आती है। वो जॉन को बताती है कि वो कई दिनों से उसे कॉल कर रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिंडी जॉन को ये भी बताती है कि वो ब्राजील जा रही है, जहां वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों की मदद करेगी। अगली सुबह जब जॉन गहरी नींद में होता है, सिंडी चुपचाप उसे अलविदा कहती है और ब्राजील के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद हमें ब्राजील के स्लम्स को दिखाया जाता है, जहां क्राइम इतना बढ़ चुका है कि पुलिस प्रशासन भी उसे रोकने में असफल है। बताया जाता है कि इस बढ़ते क्राइम की जड़ कुछ जापानीज गैंगस्टर्स हैं जो जापान से इलीगली ब्राजील आए थे और सालों से यहाँ के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। ड्रग्स, किडनैपिंग, मर्डर यहाँ बहुत आम बात है। एक दिन दो पुलिस ऑफिसर इलाके में गश्त लगा रहे थे, तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आता है और कैटरीना को बताता है कि समुद्र किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी है। कैटरीना तुरंत उसे बचाने जाती है और हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सिंडी थी, जिसे लोकल लोगों ने पीट पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया था। कैटरीना तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और सिंडी को अस्पताल ले जाया जाता है। ये खबर तेजी से फैलती है और ब्राजील के दो और पुलिस ऑफिसर्स थियागो और कार्लो तक पहुंचती है। वे दोनों अमेरिकन एम्बेसी जाते हैं और एम्बेसडर रेडली को घटना की जानकारी देते हैं। रेडली तुरंत जॉन को कॉल करता है और उसे उसकी बहन पर हुए हमले के बारे में बताता है। जॉन ये खबर सुनते ही टेंशन में आ जाता है और तुरंत ब्राजील जाने का फैसला करता है। वहीं ब्राजील में कैटरीना, थियागो और कार्लो इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई गवाही देने के लिए आगे नहीं आता। कैटरीना वहाँ के लोगों को फ्री की बियर बांटती है, लेकिन थियागो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये गंदी नाली के कीड़े एक बियर की बोतल के बदले अपना मुंह नहीं खोलेंगे। इसी बीच थियागो एक क्रिमिनल को पकड़ लेता है जो अवैध हथियार बेच रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसे गिरफ्तार करता है, उस इलाके के गैंगस्टर्स उसे घेर लेते हैं। थियागो इस मैटर को बात से सुलझाना चाहता था, इसलिए वो गैंग के बॉस के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है कि अगर उनका सबसे ताकतवर आदमी मेरे दोस्त कार्लो को हरा देगा तो वे इस इलाके से हट जाएंगे, लेकिन अगर कार्लो जीतता है तो उनकी गैंग का कोई भी आदमी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी नहीं करेगा। दोनों में फाइट शुरू होती है। उनकी गैंग का आदमी कार्लो को हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कार्लो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो उसे बहुत मारता है और पीट पीट कर उसे मार डालता है। थियागो उन गैंगस्टर्स को वार्निंग देता है कि वो इस इलाके की जांच कहीं भी कभी भी कर सकता है और आज के बाद अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। वहीं दूसरी ओर जॉन जब ब्राजील पहुंचता है तो रेडली उसे रिसीव करने आता है और दोनों तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उसकी बहन सिंडी का इलाज चल रहा था। पता चलता है कि सिंडी कोमा में जा चुकी थी और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। अस्पताल में जॉन थियागो से मिलता है जो इस मामले की जांच कर रहा था। जॉन थियागो से पूछता है कि उसकी बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो तो सिर्फ गरीबों की मदद कर रही थी। जिसके बाद थियागो जॉन को क्राइम सीन पर ले जाने का फैसला करता है। जब वे उस इलाके में पहुंचते हैं तो जॉन देखता है कि वो जगह गैंगस्टर्स और धंधा करने वाली औरतों से भरी हुई थी। वहां उसकी मुलाकात कैटरीना से होती है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक तेज आवाज आती है। जॉन को लगा कि ये गोली चलने की आवाज है। वो कैटरीना से रिवॉल्वर लेता है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि ये गोली नहीं बल्कि ये कार की आवाज थी। गैंगस्टर्स जॉन को बंदूक के साथ देकर उस पर हमला करने की धमकी देते हैं, लेकिन थियागो उन गैंगस्टर्स को शांत करता है। जॉन उनसे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो बहुत थका हुआ है। कैटरीना उसे क्राइम सीन पर ले जाती है, लेकिन जॉन जानता था कि इस इलाके में गवाहों को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। जब जॉन हॉस्पिटल लौटता है तो एक नर्स को सिंडी की दवा में कुछ मिलाते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद सिंडी को अजीब तरह के दौरे आने लगते हैं। जॉन मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन पाता है कि पहले वाली नर्स गायब हो चुकी थी।
सिंडी की हालत और क्रिटिकल हो जाती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे जहर दिया गया है। जॉन को पता चलता है कि उस अस्पताल में कोई जापानीज नर्स काम नहीं करती। वो समझ जाता है कि यहाँ उसकी बहन की जान को खतरा है, जिसके बाद थियागो सिंडी की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स तैनात कर देता है। अगले दिन जॉन फिर से क्राइम सीन पर लौटता है। वहाँ वो कुछ लड़कों के ग्रुप को देखता है जो ड्रग्स ले रहे थे। जॉन उनसे बात करना चाहता था। उसे देखकर कुका नाम का एक लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। जॉन कुका को सिंडी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। वो देखता है कि कुका ने उसकी बहन का नेकलेस पहना हुआ है। जब कुका जवाब नहीं देता तो जॉन उसे जोर का पंच मारता है, जिसके बाद कुका के साथी भी जॉन पर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। बाद में ये पता चलता है कि सिंडी ने खुद कुका को वो नेकलेस दिया था, क्योंकि कुका की बहन जो सिंडी के साथ काम करती थी वो गायब हो चुकी थी। जॉन अपनी गलती के लिए कुका से माफी मांगता है, जिसके बाद कुका जॉन को सिंडी की डायरी देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। जॉन डायरी के एक फटे हुए पन्ने को देखता है और जब एक सफेद पन्ने पर कार्बन पेपर रगड़ता है तो उसे एक फोन नंबर मिलता है। वो नंबर डायल करता है और सामने से एक फोटोग्राफर ब्रूनो की आवाज आती है। जॉन उसे मिलना चाहता था, जिसके लिए ब्रूनो तुरंत मान जाता है। ब्रूनो से मिलने पर जॉन को पता चलता है कि सिंडी ने ब्रूनो से एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की तस्वीरें खींचने की रिक्वेस्ट की थी। ये मीटिंग एक स्मगलर के साथ होनी थी जो ब्राजील में लड़कियों की तस्करी किया करता था। हालांकि ब्रूनो डर के मारे जॉन को वो तस्वीरें देने से मना कर देता है। जॉन देखता है कि ब्रूनो के पास एक पेनड्राइव है। वो गले लगने के बहाने चुपके से उस पेनड्राइव को चोरी कर लेता है, लेकिन जैसे ही ब्रूनो वहां से जाने के लिए अपनी कार में बैठता है, कार में ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जॉन वहां उस जापानीज लड़की को देखता है जिसे वो हॉस्पिटल में मिला था। वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़की भाग जाती है। जॉन हमलावरों पर फायर करता है और उनमें से कुछ को मार गिराता है, लेकिन बाकी के हमलावर भाग जाते हैं। जॉन एम्बेसी पहुंचता है और फटाफट उस पेनड्राइव को ओपन करता है। उसमें उसे उस आदमी की फोटो मिलती है जो सिंडी से अक्सर मिलता रहता था। फोटो में एक कार की खिड़की पर एक क्लब का नाम लिखा हुआ नजर आता है, जिसके बाद जॉन उस आदमी की तलाश में क्लब में जाता है। क्लब में जॉन उस आदमी को देखता है जो हाथ में एक बैग लिए बाथरूम में जा रहा था। जॉन उसका पीछा करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। जॉन अपने आसपास देखता है और गार्ड को मारकर बाथरूम में घुस जाता है। अंदर उसकी मुलाकात लीमा नाम के एक स्मगलर से होती है। जॉन उसे सिंडी के बारे में पूछता है, लेकिन लीमा उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जल्द ही जॉन का सब्र जवाब दे देता है और जॉन उसे बहुत टॉर्चर करता है। आखिरकार लीमा टूट जाता है और बताता है कि किसी ने सिंडी से कहा था कि मैं इलीगल काम करता हूँ, इसीलिए वो मुझसे मिलना चाहती थी। लेकिन जब सिंडी उसे मिलने आई तो उसके एक क्लाइंट ने उन्हें साथ में देख लिया। वही आदमी सिंडी की इस हालत का जिम्मेदार है, उसी ने सिंडी को मारा था। लीमा जॉन को उस आदमी का पता देता है, लेकिन जॉन उसे वार्निंग देता है कि अगर उसकी बात झूठ निकली तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच थियागो अपनी टीम के सबसे बेस्ट ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है और ड्रग माफिया और गैंगस्टर्स के गिरोह के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करता है। वहीं दूसरी ओर जॉन लीमा के बताए हुए पते पर पहुंचता है। ये जगह क्रिमिनल्स और इलीगल कामों का अड्डा है। वहां जॉन उस जापानीज लड़की को देखता है जिसने हॉस्पिटल में उसकी बहन को मारने की कोशिश की थी। वो लड़की भी जॉन को पहचान लेती है और अपने बॉस हिरीमोटो को उसकी जानकारी देती है। गैंगस्टर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि जॉन को मार दिया जाए, लेकिन ये काम बहुत सावधानी से किया जाए ताकि कोई हंगामा ना हो। जॉन को एक आदमी भीड़ से दूर बालकनी की ओर ले जाता है। वहां से जॉन देखता है कि लड़कियों को स्मगलिंग के लिए ले जाया जा रहा था। उसकी नजर मारिया नाम की एक लड़की पर पड़ती है और उसे याद आता है कि वो तो कुका की बहन थी जो सालों से लापता है। तभी पीछे से वो आदमी जॉन का गला काटने की कोशिश करता है। जॉन खुद को संभालते हुए उसे अपने बैग से पीट पीट कर बेहोश कर देता है। वो चुपके से उस जगह पहुंचता है जहां लड़कियों को बंद करके रखा गया है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच थियागो और उसकी पुलिस टीम गैंगस्टर पर छापेमारी कर रही थी। एक ऑफिसर एक सस्पिशियस कार का पीछा करते हुए 2 लोगों को पकड़ लेता है जो लड़कियों को किडनैप कर रहे थे। ऑफिसर एक को मार देता है और दूसरे जापानीज आदमी को अरेस्ट कर लेता है। थियागो और उसका साथी कार्लो वहां पहुंचते हैं। थियागो उस जापानीज आदमी से पूछताछ करने के बहाने उसके सिर पर बंदूक तानता है, लेकिन तभी खुलासा होता है कि थियागो खुद एक धोखेबाज था। वो अपने ऑफिसर को मारकर उस जापानीज आदमी को बचा लेता है। थियागो उससे कहता है कि अब उनकी सिक्योरिटी के बदले मिलने वाली रकम दोगुनी होनी चाहिए। रिवील होता है कि ये सर्च ऑपरेशन तो बस एक बहाना था। असल में थियागो को उन सभी लोगों को मारने के ऑर्डर्स मिले थे जिनसे भी सिंडी ने बात की थी। वहीं दूसरी ओर जॉन को समझ आता है कि ये मामला कितना बड़ा और खतरनाक है। सिंडी पर हमला महज एक हादसा नहीं बल्कि ये गहरी साजिश थी। थियागो का फोन बजता है और फोन पर वही जापानीज लड़की थी जो बताती है कि थियागो को उसके काम के पैसे पोर्ट पर मिलेंगे। फोन रखने के बाद वो लड़की हिरीमोटो को फोन करती है। हिरीमोटो ही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। वो लड़की बताती है कि जॉन यहाँ पहुंच चुका है
जिसके बाद हिरीमोटो तुरंत ऑर्डर देता है कि सभी लड़कियों को छुपा दिया जाए और गेस्ट को बिल्डिंग से बाहर निकाला जाए। इसके साथ ही वो उस जापानीज लड़की को सिंडी को मारने के लिए कहता है। हिरीमोटो को जल्द ही पता चलता है कि लीमा ने वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो दिए थे जो जॉन के हाथ लगने पर उनके इलीगल बिजनेस का पर्दाफाश कर सकते हैं। गुस्से में वो लीमा को अपनी कटाना से मारकर खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन को घेर लिया जाता है और उसे मारने के लिए एक के बाद एक गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोई भी जॉन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसी बीच थियागो वहां पहुंचता है और जॉन को सरेंडर करने को कहता है। जॉन उसे बताता है कि हिरीमोटो ने ही सिंडी को मारने की कोशिश की थी। वो ये भी बताता है कि उसने हिरीमोटो के गिरोह के जरिए अगवा की गई लड़कियों को एक गोडाउन में देखा है, लेकिन जब वे गोडाउन पहुंचते हैं तो वहां कोई लड़की नहीं होती, क्योंकि हिरीमोटो ने उन्हें पहले ही कहीं और भिजवा दिया था। जॉन थियागो को वो फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो साबित करते हैं कि हिरीमोटो लड़कियों की तस्करी कर रहा है। थियागो जॉन को थैंक्स कहकर वो डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और कहता है कि वो खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके बाद वो कैटरीना से कहता है कि जॉन को यहाँ से ले जाओ, हम सब संभाल लेंगे। जॉन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी जॉन को समझ आ जाता है कि थियागो भी धोखेबाज है, क्योंकि थियागो ने लीमा के बैग के बारे में पूछा था, जबकि जॉन ने बैग का जिक्र किया ही नहीं। जॉन तुरंत कैटरीना को सिंडी की सिक्योरिटी के लिए उसे हॉस्पिटल जाने को कहता है। अस्पताल में वो लड़की सिंडी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैटरीना सही समय पर पहुंचकर उसे गोली मार देती है। वहीं दूसरी तरफ थियागो पैसे लेने के लिए पोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जॉन उसकी कार की ट्रंक में छिपा हुआ है। पोर्ट पर जॉन देखता है कि गैंग के लोग लड़कियों को कंटेनरों में बंद करके जापान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने दोस्त रेडली को फोन करके मदद मांगता है और उसे बताता है कि थियागो और हिरीमोटो मिले हुए हैं। वहीं हिरीमोटो को जैसे ही पता चलता है कि जॉन स्पॉट पर है, वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने के ऑर्डर्स देता है। जल्द ही एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और जॉन एक एक करके अपने रास्ते में आने वाले हर एक गैंगस्टर को साफ करता जाता है। आखिर में सिर्फ कार्लो, हिरीमोटो और थियागो ही बचते हैं, जो मिलकर जॉन को खत्म करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। हिरीमोटो अपनी कटाना से जॉन पर हमला करता है, लेकिन जॉन मेटल पाइप का सहारा लेकर खुद को उसकी धारदार तलवार से बचाता है। हिरीमोटो और जॉन के बीच इस आमने सामने की टक्कर में जॉन अपने शातिर दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे गोलियों से भून देता है। सबको खत्म करने के बाद जॉन थियागो के पास पहुंचता है, जो अब मरने की कगार पर है। थियागो जॉन को एक ट्रेन स्टेशन के लॉकर की चाबी देता है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जो हिरीमोटो के साथ काम करते हैं। वो बताता है कि उसने ये सब अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए किया। थियागो जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे, लेकिन जॉन उसे गन और एक बुलेट देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आती है, जिससे पता चलता है कि थियागो ने सुसाइड कर लिया था। कुछ ही देर में वहां पुलिस आती है और अगवा की गई सभी लड़कियों को छुड़ा लिया जाता है, जिसमें कुका की बहन मारिया भी होती है। अगले दिन जॉन अस्पताल में अपनी बहन सिंडी से मिलने जाता है, जिसकी हालत अब बेहतर हो रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि सिंडी को पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा, हो सकता है सालों लग जाएं, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। बाद में जॉन रेडली से मिलता है, जो उसे सरकार के लिए काम करने का एक ऑफर देता है। जॉन पहले तो मना करता है, लेकिन रेडली उसे बताता है कि अगर तुम सरकार के लिए काम करते हो तो सरकार सिंडी के इलाज का सारा खर्च उठाएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुनकर जॉन काम करने के लिए मान जाता है। रेडली उसे उसके पहले मिशन की फाइल सौंपता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।